और नियर अबाउट 95% इंडिया की बात करें तो लोग लगभग जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम ऐसे ही कंट्रीब्यूट करती है। तो नेक्स्ट हमारे तीसरे जो कड़ी रही है आज के सेशन की, रिस्पेक्टेड डॉक्टर संजय राय सर। सर आपकी जो प्रेजेंटेशन रहा है इतना प्रैक्टिकल शुरू से रहता है कि इससे ये टीम जो आज मुकाम हासिल की है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। तो आप सभी लोगों का दिल की गहराई से आभार। सबसे पहले एक और मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कुछ रिकॉर्ड बने हैं तो उसमें एक नाम है, बड़े सम्मान से मैं लूंगा। इंडिया लेवल पर अभी एग्जैक्टली कितने राइजिंग कोर हैं मुझे नहीं मालूम, बट मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में ये दो नाम आए, उसमें बड़े सम्मान से मैं नाम लूंगा। रिस्पेक्टेड डीके सर सुल्तानपुर से। अनऑफिशियली तो सर नवंबर की क्लोजिंग में ही राइजिंग कोर हो गए थे, बस ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ तो अभी सर का नाम आया है राइजिंग कोर के रूप में। तो ये हम सब लोगों के लिए एक गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश जैसे एक प्रधानमंत्री बनाया, क्या क्या बनाया, लेकिन अभी तक कोई राइजिंग कोर और कोर नहीं बन पाया। तो ये शुरुआत हो चुकी है और इसमें नाम आया है रिस्पेक्टेड हमारे बड़े भैया रेड्डी सर का। और दूसरा हमारे गुरुजन और आप सभी लोगों के प्यार और सहयोग से अपना नाम आया है। तो इसके लिए आप सभी लोगों का आभार। मित्रों, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अभी आज जो टाइम है हमारे पास इसमें, ये सेशन तो विजय बहादुर सिंह का था लेकिन मैं चूंकि यहाँ भोपाल में हूँ तो किसी वजह से ये मेरे को करना पड़ा। तो कुछ मुद्दों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले कि इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो फाइनली वो लंबी कहानी है, मैं शार्ट में बता दूं। मैं अपनी जो नए लोग हैं उनके लिए कुछ परिचय बता दूं ताकि रिलेट कर सकें। देखिए, बाई प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी ठीक ठाक हो गई थी। मैंने एमएससी किया, बीएड एमएड किया, बीटीसी किया और 18 महीने मैंने कंसंट्रेट होकर के तैयारी किया और 18 महीने में मैंने 14 रिटेंस निकाला। क्लास कई बार टॉप किया, कई बार मेरा डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन रहा। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई ठीक ठाक रही। तो मतलब निर्णय लेने की कुछ क्षमता रही है, ये आप कह सकते हैं। तो फाइनली उसी आधार पर मैंने सोचा कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं क्या क्या चीज पाना चाह रहा हूँ, मतलब मेरा डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य क्या है। तो जब नौकरी मिली तो मुझे समझ में आ गया कि जो मैं चाह रहा हूँ इस नौकरी में वो चीज नहीं है। वो क्या था? आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी क्या है समझिए। आर्थिक आजादी ये है कि, एक फिगर मैं बताऊंगा आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे मैंने जो आईटीआर फाइल किया लगभग 1,25,000 मंथली के हिसाब से मैंने आईटीआर फाइल किया। मैंने इतनी सारी पढ़ाई लिखाई किया। मेरी मैडम ने, अभी समझिए कि जब सिग्नेचर करने जाती हैं, बहुत सारे डील्स होती है, बैंक और रजिस्ट्री, 18 रजिस्ट्री हुई है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे साइन की होंगी ये। तो पहली बार जब सिग्नेचर कर रही थी तो बड़े आराम से 5 मिनट में सिग्नेचर की। तो ऐसे उठा करके देख रहा था मैनेजर और उस समय कहा आराम से ही करती है, बस आप थोड़ा आराम से ही का वो करो। तो जब ये जाती हैं तो कुर्सी मिल जाती है कि हाँ आप तो आराम से करती हैं। आप समझ सकते हैं कि 4-5 मिनट लग जाता है इनको सिग्नेचर करने में। तो इतनी पढ़ाई मैडम की है हमारी। बट इनका जो और बच्चा भी जो है जस्ट अंडर ग्रेजुएट है। इन लोगों का आईटीआर मैंने जो फाइल किया ना तो मेरे से 3 गुना था। और मजे की बात क्या है कि मुझे अपनी नौकरी में जाना पड़ता है तो मेरी पेमेंट रिलीज होती है। ये लोग कभी नहीं जाते हैं, कभी भी नहीं जाते। मतलब मैं जब जाता हूं तो जैसे होता ना, एक टैग लाइन है अपनी, मेरे को बड़ा फेवरेट चीज है कि पानी अगर लाना ही है ना तो दो तरीका है, या तो बाल्टी से लाओ या तो पाइपलाइन लगवा लो। हम लोग बाल्टी वाले हैं भाई साहब, ये मेरे को समझ में आ गया था। और ये दोनों हमारे घर के जो सदस्य हैं ना ये पाइपलाइन वाले हैं। ये कहीं भी रहते हैं, इनका मीटर चलता रहता है। अभी 14 तारीख के बाद स्कूल जब खुलेगा ना तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन इनको कभी भी नहीं जाना पड़ता है। मस्त इनका मीटर चल रहा है। तो आर्थिक आजादी समझ गए होंगे आप ये क्या चीज है। बात रह गई सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे टीम में कुछ ऐसे भाई थे जो 5 रुपए के लिए मोहताज थे, बाइक में पेट्रोल भराने के लिए मोहताज थे, और आज के डेट में खुद की कारें हैं इनकी। और मजे की बात है कि ये मुस्कुरा करके किसी और को बोलते हैं यार चल तुम्हारी कार अगले साल निकलवा देंगे। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी क्रांति है। तो प्रश्न है कि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बदनाम हो चुके थे डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, इज्जत लुट चुकी थी। कितनी कर रहे हो? अरे सर 35वीं है, हर साल मैं तो 5-10 बदल देता हूँ। मैं कहा कि सुनो, परमानेंट एंड फॉरएवर, कम वंस एंड स्टे फॉरएवर। ये लास्ट है तुम्हारी, लेकिन इसको ढंग से कर लेना। इज्जत की जिंदगी लोग जी रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि इसमें सब कुछ है यार, सब कुछ है। अब अक्लमंद इशारा काफी। तो बात अभी जस्ट संजय सर ने बोला था कि दिस इज द ईयर ऑफ हेल्थ अवेयरनेस।
तो उसमें क्या है ना कि हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भोपाल में भी हमारे गुरुदेव आदरणीय राकेश सर भी गए थे, और यहाँ पर जो है जो कोर टीम अपने यूनिट की वो लोग भी आए हुए हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं ताकि हम खुद को एक रोल मॉडल के रूप में फिट कर सके। तो मैं जो बात करूंगा आज ना, 7 मिरेकल टिप्स, इसको चलाने का। 7 ऐसी टिप्स जिसको आप चाहें तो नोट कर लें, आपके जिंदगी में काम आएगा। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे भी इस तरह की चाहिए, मुझे भी पाइपलाइन चाहिए कि मैं कहीं भी रहूं मेरा मीटर चलता रहे, वहां हाजिरी ना लगाना पड़े, और एक अच्छा अमाउंट आए, ठीक ठाक आए, कोई दिक्कत ना हो। अभी रजिस्ट्रियां जमीन का कराना चाहे तो कोई बहुत दिक्कत ना हो, अपनी जिंदगी खुद के जी सके अच्छे से। तो उसमें देखिए, तैयारियां परिणाम आधारित हो। परिणाम आधारित इसमें समझिएगा, जैसे राइजिंग कोर में जाने के लिए करीब करीब स्टार एमराल्ड मेंटेन होना चाहिए कंटिन्यू, मतलब 12 महीने में कम से कम 10 बार। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिजनेस करोड़ों में होता है। तो एक करोड़ों में बिजनेस आता है तो कितना आएगा अपने से और कितना टीम से आएगा? अपना तो 5,000 होता है, बाकी जो करोड़ों कहाँ से आता है? टीम से आता है। तो अपनी पूरी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो करोड़ों आता है वो टीम से आता है, तो वो परिणाम आधारित हो, मतलब टीम मल्टीप्लाई हो इस तरीके से। मतलब आप कुछ भी, ये कि हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, क्या बड़ा करने जा रहे हैं, उस चीज का मानक होना चाहिए। सेकंड चीज क्या, स्पीड मेकर्स बने। स्पीड को जैसे मोमेंटम आने चाहिए, जैसे आप जहां लगे तो वहां लगे कि नहीं ये लगे हैं तो इसका परिणाम आ रहा है। तीसरा चीज, नो के सॉल्यूशन। इसमें कुछ लोग नो बोलेंगे आपको, तो नो किन किन बातों पर बोलते हैं उनको लिखें और उसका आप जवाब खोज लें। सच बताए एक लाइन, तो लोग जब नहीं जानते हैं इसको इसलिए नो बोलते हैं। लोग जान जाएंगे तो कोई नो नहीं बोलेगा। मैंने एक बार बताया था, जॉन सेस्टिना, आप दुनिया भर के तमाम जो इकोनॉमिस्ट के जो है निकाल करके 26 पॉइंट, व्हाई दिस बिजनेस बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मिडिल क्लास के लिए इस दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस क्यों है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप सोल्यूशन जान जाएंगे तो कोई नो नहीं बोलेगा। अगला चौथा चीज, फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को अगर आपने प्लान दिखाया या कुछ भी परिणाम अगर पाना चाहते हैं, तो जब तक सिरे तक न लगा लें तब तक उसकी सारी समस्याओं का समाधान करें। एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ेगा। पांचवा चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, रिलेशनशिप। देने के भाव से प्रयास करें। अगर मैंने किसी को प्लान दिखाया तो प्लान में मेरा ये रहता है कि अगर इस व्यक्ति को प्लान दिखा रहा हूं ना तो इसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा यहीं पर। मैं उसके बारे में सोचता हूँ, अपने बारे में नहीं सोचता। और एलन पीस की एक किताब है, किताब का नाम है सवाल ही जवाब है। उसमें उन्होंने बताया बहुत सारी चीजें, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें एक चीज है ना कि आप बर्फ पिघलाएं, श्रोता बने। इसके बाद श्रोता बनेंगे तब सुनने में आएगा कि उस व्यक्ति की नीड्स क्या है। फिर उसकी सही बटन खोजें, उसको क्या नीड्स है। मछली को पकड़ना है तो मछली को चारा पसंद है, अलग की बात है आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है या आपको कुछ और पसंद है। आप अपनी पसंद हर जगह नहीं थोप सकते। तो रिलेशन अच्छे बनाएं। नेक्स्ट, गलत विचारधारा से दूर रहें, क्योंकि ये पीपल इंडस्ट्री है, ईंट का भट्टा नहीं है कि ये आड़े तिरछे से कुछ भी चलेगा। यहाँ थोड़ी सी गलतियां लोगों को आपसे दूर कर देंगी, इसलिए गलत विचारधारा से दूर रहें, चाहे वो करने वाले हों, चाहे आपको सुनाने वाले लोग हैं। सातवां चीज, नए विचारधारा जब भी दिमाग में आए तो उसको तुरंत नोट डाउन करिए। ये चीजें रही, कुछ और चीजें मैं बताऊंगा जिम्मेदारियों के साथ थोड़ा सा, स्पेशली जो सीनियर साथी हैं वो लोग सुनेंगे, क्योंकि इसमें जो बिजनेस आता है ना, ये बिजनेस आता है अपने टीम से। तो टीम को मेंटेन करने के लिए हमको लीडरशिप का कुछ सिद्धांत बताया गया है। जैसे कि हमने, मान लीजिए बिगनर भी अगर बनना है तो यहाँ तो कोई बिना टीम का बिगनर भी नहीं बन पाता है। तो इसमें लीडर कौन, जो बिगनर है आज वो भी लीडर है। बस ये कि उसका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा छोटा है, रॉयल्टी का थोड़ा बड़ा है, टेक्निकल का और भी बड़ा है, लेकिन है सब लीडर। तो लीडरशिप के कुछ सिद्धांत है मूलभूत, जो कि हमारी कोच ने नोट कराई है। आवाज जा रही है सर ना? कंफर्म एक बार, सर एक बार यस सर, कंफर्म। आ रही सर। चलिए, ओके। तो लीडरशिप के कुछ सिद्धांत है, मैं चाहूंगा कि सारे लोग लिखें इसको, आज नहीं तो कल जरूरत सब किसी को पड़ेगी। तो इसको प्लीज सीरियसली नोट करिएगा और डायरी में नोट करके रखिएगा और इसको सदैव याद रखिएगा। पहला, जो मैं कर रहा हूं क्या मेरी पूरी टीम डुप्लीकेट कर पाएगी? पहला है, जो मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, क्या मेरी पूरी टीम इस काम को डुप्लीकेट कर पाएगी? जो पूरी टीम कर सके केवल वही करे। पहला सिद्धांत है। क्योंकि हम जो बिजनेस, मैं बोला ना मैं तो 5,000 करता हूं,
वो अलग की बात है कि 6.75 करोड़ का बिजनेस जाता है, तो बाकी कहाँ से आता है? टीम से। तो टीम कैसे The करती है? recording has डुप्लीकेट stopped. वो काम करें जो कि टीम डुप्लीकेट कर सके। स्पेशली मैं टेक्निकल अचीवर्स से बात करना चाह रहा हूँ। आप सभी लोग जहां से भी जुड़े इंडिया लेवल से, ध्यान से समझिएगा कि जैसे हम बैठे हैं भोपाल में आज 10 दिन से, और पूरे टीम को प्रॉपर एजुकेशन जा रहा है। ये This टीम meeting कैसे is काम being करती है? recorded. को रोल मॉडल मिलता है। रोल मॉडल कौन देगा? अलग अलग स्टोरी, जैसे दीनानाथ की स्टोरी आती है, बलराम पांडे सर की आती है 75 साल की। कोई अनपढ़ है, कोई महिला है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। वो टीम आपकी जो जगती है वो कहाँ से जगती है? कोई अपने जैसा अगर करता हुआ मिल जाता है ना, तो टीम को मिलता है बल। तो प्रश्न ये है कि हम जो है इस व्यवस्था में साधक हैं कि बाधक हैं? मान लीजिए कि एज ए टेक्निकल अचीवर हम जो काम कर रहे हैं, यही मेरी पूरी टीम पूरे टेक्निकल अचीवर करने लगेंगे, तो क्या ये व्यवस्था चल पाएगी? अगर चल पाएगी तो खुद करिए, और नहीं चल पाएगी तो एक बार अपने ठंडे दिमाग से जरूर सोचिएगा। और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े हीरो लोगों ने किया बिजनेस, इंडिया लेवल के अलावा वर्ल्ड लेवल पर करके देखे, और जैसे उनका हाथ पांव थका, ऑर्गेनाइजेशन जहां बिल्डअप नहीं हुआ ना, धराशायी हो गए लोग। इतिहास है। तो प्लीज बड़े ऑर्गेनाइजेशन का साथ पकड़े। अगर कोई बना दिया तो उसमें साधक बने, बाधक न बने। स्ट्रिक्टली मैं बता दूं दोस्तों, इसमें आप पुण्य के भागी होंगे। पाप तब लगेगा जब जब आपके वजह से ना इसमें डेंट लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करें। सोचें कि मेरे इस प्रयास से, मेरी इस लैंग्वेज से, मेरे एटीट्यूड से, मेरे व्यवहार से इसका क्या होगा। अगर सही होगा तो करिएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ कैलकुलेशन लगा रहा था कि अगर राकेश सर ने जो प्रयास किया है उसमें टेक्निकल अचीवर्स को कुछ जो है ना, इसको व्यवस्था बनाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है, और जितना मैनेज करना उसका 500 गुना अपने टीम में लोगों ने दिया है। मतलब सूटकेस बांटा, फ्री टूर मिला, और इसके बाद एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला। और कुछ लोगों के रिएक्शन जब मैं सुना ना, तो बड़ी मायूसी हाथ लगी थी। परमात्मा इनको सद्बुद्धि देना, समझ नहीं पा रहे हैं लोग अभी। तो प्लीज मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज है। कहीं नहीं समझ में आए ना, तो मान कर चलिएगा कि आदरणीय राकेश सर जो है ना, हम सभी लोगों के जो कर रहे हैं ना, वो बहुत दूर की देख रहे हैं। तो प्लीज नहीं समझ में आए तो बस साधक बन जा, बाधक ना बने। अगला दूसरा पॉइंट, जो मैं कर रहा हूं क्या मैं अपनी टीम से करवाना चाहता हूं? जैसे आ, मैं समझ लीजिएगा कि जैसे मुझे अच्छा लग रहा है, मान लीजिए यही सारे टेक्निकल अचीवर मेरे करने लगे, जैसे मैं बाहर हट जाऊं, तो क्या ये व्यवस्था चल पाएगी? या जो भी है, जो मीटिंग सेमिनार जो भी है, परंपरा है, अगर चल पाएगी तो आप इसको बेशौक करिए, नहीं तो मत करिए। सिद्धांत है, और सिद्धांत कभी भी नहीं बदलते। जैसे गिरता है ना अमरूद, जब गिरता है, आम गिरता है, तो नीचे ही गिरता है। ये नहीं कि अमेरिका में जो ऊपर चला जाएगा। ये सिद्धांत है, कभी डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत है। अगर इसको आपने मान लिया तो धोखा गुरु कभी भी नहीं खाएंगे आप। नेक्स्ट तीसरा, जो मैं कर रहा हूं क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा? तीसरा पॉइंट, ओनली प्रोडक्टिव बात करें और काम करें। रचनात्मक, इसमें राजनीति, पॉलिटिक्स, क्रिटिसिज्म कोई जगह नहीं है। ठीक है ना? ये बिजनेस पत्थर से भी मजबूत है और बालू की दीवार से भी कमजोर है। अगर एथिक्स को फॉलो करेंगे तो गुरु आप खुद नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर अनएथिक्स से फॉलो करेंगे ना, तो आप बना भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसमें कहा जाता है ना कि प्रोडक्टिव बातें करिए, सिर्फ प्रोडक्टिव बातें। चौथा, जो मैं कर रहा हूं यह काम मेरी जगह कोई सफल व्यक्ति होता तो क्या वो भी यही काम करता? याद रखिएगा कि जो मैं कर रहा हूं, कोई सफल व्यक्ति, क्या डॉक्टर वत्स साहब यही काम करते? आगे उन्होंने क्या लिखा, यदि काम करता तो करें, नहीं तो नहीं करें। देखिए वत्स साहब ने क्या किया, वत्स साहब समझ गए कि आरसीएम एक कंपनी है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है। तो उन्होंने इंडस्ट्री के लिए काम करना शुरू किया। कुछ लोग क्या है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को एक बना देते हैं। कुछ लोग अपने ही ए बी को छांट के काट के उसमें कितने खंड खंड कर देते हैं। लीडर्स क्या करता है ना, बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा कर देता है, और बाकी लोग जो लीडर्स के अलावा जो होते हैं ना, उसको खंड खंड कर देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, उनको पता है कि इंडस्ट्री जब मजबूत, अभी क्या होगा, अभी जिस फेज से चल रही है ना, अभी रवि शर्मा पर जो आया था, वो रवि शर्मा पर नहीं आया था,
ये बड़े बड़े लोगों की चूल्हे हिल गई हैं। डायरेक्ट सेलिंग का जब टर्नओवर बढ़ रहा है ना, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां ना, उनका टर्नओवर वहां से शिफ्ट हो रहे हैं लोग इधर। तो अब उनके जो है ना, हिल रहे हैं जो आसन है। तो उन लोगों ने एक बड़ा पोस्टर बॉय चुन करके इसके बाद शुरू किया। तो ऐसे कंडीशन में जब बड़े बड़े उद्योगपति अटैक करेंगे ना, तो बचाएगा कौन? इंडस्ट्री की एकता बचाएगी। तो इस कंडीशन में मैं कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, कि आप सभी लोग जो है ना, कुल मिला करके यूनिटी को आप मजबूत करें। भीम राकेश शर्मा गौतम की ये जो प्रयास है ना, ये प्रयास में हम साधक बने। मेरा अपील है आप सभी लोगों से, जो मैं बोल रहा हूं क्या मैं खुद के लिए सुनना पसंद करूंगा? सिद्धांत नंबर 5, कि जो मैं किसी को स्पीच दे रहा हूं, अगर यही कुछ मेरे पर बोलने लगे कोई, तो क्या मेरे को पसंद है? अगर पसंद है तो बोलिए, अदरवाइज मत बोलिए। नेक्स्ट, छठवां, जो मैं बोल रहा हूं क्या इसे कर लिया हूं? ये याद रखिएगा। आप क्या कहते हैं इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं इस पर फर्क पड़ता है। ठीक है? तो बिना कहे, बिना किए मत कहें किसी से, क्योंकि आप मजाक के पात्र बनेंगे। लोग, अलग की बात है कि आपके मुंह पर नहीं कहेंगे, लेकिन आड़े तो कहेंगे ही। वही कहेंगे जो आप करेंगे। जो आप कहेंगे ना, उसका नहीं कोई मतलब होता है। आपके कथनी का नहीं, करनी का मतलब होता है यहाँ पर। केवल वही बोले जो खुद आप करते हो। अगर आप डायमंड क्लब नहीं करते तो नहीं बोल पाएंगे। अब बोलिएगा भी मत, मत अधिकार, ये अधिकार ही नहीं है। नहीं तो आपकी इमेज और गिरेगी। सातवां पॉइंट, निर्णय लेने से पहले क्या मैंने दोनों पक्षों, यानी कई बार एज ए अपलाइन, चूंकि ग्रुप के मालिक हैं तो ये सब आते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो निर्णय कोई भी लेना, तो दोनों लोगों को सुन करके ही कोई आप राय व्यक्त करें ना, पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं कि अच्छा ये बुरा है। क्योंकि वहां पर एक न्यायाधीश के भूमिका में आप हैं, और टीम में कहीं गलत मैसेज ना चले। इसलिए सुन करके प्रॉपर जो उचित हो वो बोले। और ज्यादा अच्छी बात है कि अगर अच्छा हो तो बोले, नहीं तो ना बोले। आठवां जो सिद्धांत है कोर का, कि मूर्खतापूर्ण काम करने से अच्छा है कि मूर्खतापूर्ण प्रश्न ही पूछ लिया जाए। यानी करके, हो सकता लेट हो जाए, उससे बढ़िया हम जानकारी ले लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टाइम समाप्त होती है। ओवर टू अर्चना जी, आगे गुरु जी का। थैंक यू।